आबिद खान नत्था सिंह के साथ जीप में सवार हो चुका था। जीप सूबेदार खुद चला रहा था। ये तीनों सरहदी पोस्ट की तरफ रवाना हुए तो सूरज उनके दाएं हाथ दूर तक फैले दरख्तों के झुंड में डूब रहा था। आबिद खान करीबन गर्दन मोड़े दरख्तों के उस सिलसिले के पीछे झांक रहा था जहां सुरमई शाम पर अचानक स्याही गालिब आने लगी थी। बादल अचानक ही पूरब की समत से आए और उन्होंने बड़ी तेजी से सारे आसमान को ढांप लिया। देखते देखते जीप की विंड स्क्रीन धुंधला गई। बोनट पर बारिश के कतरों का रक्स और उससे बुलंद होती आवाजों ने आबिद खान को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। बहुत खुशकिस्मत हो बच्चे, सूबेदार ने वाइपर मशीन का बटन दबाते हुए उसकी तरफ कनखियों से देखा। एक तो यूं भी दियोलाली की रात है, तुम्हारे यार शराब के नशे में बदमस्त औंधे पड़े होंगे और उस पर यह बारिश अतिया खुदावंदी है बच्चे, खुदा तुझे अपनी अमान में रखे। डाक बंगले से सरहदी पोस्ट तक का फासला उन्होंने करीबन 2 घंटे में तय किया। बारिश बरसा कर अब थम चुकी थी। नत्था सिंह पिछली सीट पर चुपचाप बैठा था। इस दौरान उसने एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला था, जबकि आबिद खान और सूबेदार साहब आपस में एक आध बात कभी कभी कर लिया करते थे। जीप पिकेट से करीबन आध मील दूर ही रोककर सूबेदार नीचे उतर आया। उसने आबिद को वहीं बैठने का इशारा किया। जीप से उतरकर उसने पिकेट की समत टॉर्च जला बुझाकर उन लोगों को अपनी आमद की इत्तला की। चंद ही मिनट बाद पिकेट इंचार्ज उसके सामने खड़ा था। किसी अजनबी को उस तरफ आते देखकर आबिद खान ने अपने कंधे पर रखी चादर से अपना चेहरा करीबन छुपा लिया था। उसे बताया गया था कि रेंजर्स को अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क की खिदमत के लिए सरहद उबूर करने वाले एजेंटों से गायबाना इश्क होता है और वो अपने किसी भी एजेंट की शक्ल देखना या उससे मुसाफा करना अपने लिए बाइस इज्जत जानते हैं। उसकी शख्सियत को पोशीदा रखने के लिए उसके इंस्ट्रक्टर ने इंतहाई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थी। यही वजह थी कि वो पिकेट पर नहीं गया था। पिकेट इंचार्ज अपने अकीदतमंदाना जज्बात पर काबू न रख सका और वो तमाम एहतियातें बालाए ताक रख कर भी चलता हुआ जीप तक आ गया था। आबिद खान ने अपना चेहरा नंगा किए बगैर अपना हाथ उससे मुसाफे के लिए बाहर निकाल दिया, जिसे अपने दोनों हाथों में लेकर पिकेट इंचार्ज ने पहले गर्म जोशी से दबाया, फिर उन पर बेख्तियार झुककर बोसा दिया। तुम जो कोई भी हो मेरे बेटे, इस मुल्क की आंखें हो, खुदा इन आंखों की हिफाजत करे। मेरी खुशकिस्मती है कि तुम लोगों के साथ सरहद तक चलने का एजाज मुझे मुयस्सर आ रहा है। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। वो आबिद का हाथ छोड़कर उल्टे कदमों पीछे हट गया। आबिद के होंठ लर्जे और महज शुक्रिया का लफ्ज कहकर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। पिछली सीट पर बैठा नत्था सिंह माहौल से बिल्कुल बेनियाज दिखाई दे रहा था। उसने भी आबिद खान की तरह अपना चेहरा पगड़ी के पल्लू से ढांप रखा था। सूबेदार ने उसके करीब पहुंचकर सरगोशी की, बाहर आओ बच्चे। आबिद अपने कपड़े के थैले समेत बाहर आ गया। उनके सफर का आगाज होने वाला था। अब उसका बूढ़ा इंस्ट्रक्टर, जिसने जी जान से 6 माह तक उसे तरबियत के कठिन मराहिल से गुजारा था, उसे अलविदाई कलिमात कहने जा रहा था। आबिद खान डाक बंगले से यहाँ तक सिर्फ यही एक बात सोचता रहा था कि इस अलविदाई लम्हे पर उसका रद्द अमल क्या होगा, उसका मोहतरम उस्ताद उसे क्या कहेगा, वो खुद उससे क्या बातें करेगा, दोनों एक दूसरे से क्या कह सुनकर अलग होंगे। और अब वो लम्हान पहुंचा था। नत्था सिंह अभी तक जीप के अंदर ही बैठा था। सूबेदार उसका हाथ पकड़े उसे जीप से चंद फुट दूर ले गया। वो मुंह ही मुंह में कुछ कुरानी आयात का विर्द कर रहा था। एक जगह रुककर उसने खान पर फूंक मारी, फिर दोबारा कुछ पढ़ा और शफकत भरी नजरों से देखते हुए उस पर फिर फूंका। मेरे बच्चे, हमें अब अलग होना है। मेरा रुआ रुआ खुदा से तुम्हारी कामयाबी और वापसी के लिए दुआ गो है। तुम खुशकिस्मत हो कि ये सादत तुम्हें नसीब हो रही है। बच्चे, मालूम नहीं अब जिंदगी में कितनी देर बाद मुलाकात होगी। मैं यहाँ रहूंगा भी या कहीं और चला जाऊंगा। मेरी एक आखिरी बात गौर से सुन लो। मरना दुनिया की बड़ी तल्ख सच्चाई है, लेकिन किसी अजीम मकसद के हुसूल की राह में मौत आ जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। आबिद खान के होंठ लर्जे। ओके सर। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जज्बाती हालत पर काबू पाया हुआ था। पिछले 6 माह तक वो दोनों ऐसे अनजाने लेकिन बेहद मजबूत रिश्ते में बंधे रहे थे कि एक बेनाम सा ताल्लुक दोनों के दरमियान बंध चला था। इस ताल्लुक की मजबूती का अंदाजा आबिद खान को आज उस वक्त हुआ था जब उसका बूढ़ा उस्ताद उससे अलविदाई मुलाकात कर रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी कोई इंतहाई अजीज शय उससे छिन रही हो। ये लम्हे उस पर बड़े शाक गुजर रहे थे। करीबी झाड़ियों में होने वाली सरसराहट ने उसे एकदम चौकन्ना कर दिया, लेकिन अपने इंस्ट्रक्टर को सूरत हाल से लाताल्लुक देखकर वो मुतमईन हो गया। सूबेदार ने सरगोशी की, चेहरा छुपा लो। दूसरे ही लम्हे उनके नजदीक 2 मुस्तैद रेंजर्स अपने कंपनी कमांडर
कमांडर समेत मौजूद थे। सूबेदार ने खालिस फौजी लहजे में उन्हें मुखातिब किया, तैयार जवान? जी साहब, दोनों की एड़ियां मिल गईं। आओ बच्चे। सूबेदार साहब उसका हाथ पकड़कर दोबारा जीप के नजदीक चले गए। नत्था सिंह को उन्होंने बाहर आने के लिए कहा और अपनी जेब से विक्स की डिब्बियां निकाल कर खोली। एक गोली उन्होंने अपने हाथ से आबिद खान के मुंह में डाल दी और 2-3 गोलियां निकाल कर उसकी जेब में डाल दी। बोले, नत्था सैया, बच्चे को फूलों पर चला कर ले जाना। उनका लहजा खासा जज्बाती हो रहा था। जमीन पर बैठकर उन्होंने आबिद खान के पांव में पहने कैनवस के जूतों के तस्मों पर हाथ फेर कर चेक किया और खड़े हो गए। बोले, अगर दिक्कत महसूस हो तो उतार देना। आखिरी लम्हे तक वो अपने अजीज शागिर्द पर मुकम्मल नजर रखे हुए थे। रेंजर्स अब उनके नजदीक आ गए थे। सूबेदार साहब ने हाथ पर बंधी घड़ी के डायल पर नजर डाली, फिर आबिद खान के दोनों गाल अपने हाथों से थपथपा कर उसे अपने सीने से चिमटा लिया। उन्होंने खान के माथे पर बोसा देकर उसे खुद से अलग किया। उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांका। मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर उन्होंने खान को फी अमानिल्लाह कहा और दोबारा उसकी तरफ देखने की बजाय वो कंपनी कमांडर की तरफ घूम गए। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कंपनी कमांडर से मुसाफा करके एक कदम पीछे हट गए। दोनों मुस्तैद रेंजर्स ने उन्हें गन सैल्यूट दिया और वो नत्था सिंह की तरफ पलट गए, जिसने उन्हें दोनों हाथ बांध कर प्रणाम किया और वो जीप में आकर बैठ गए। नत्था सिंह आबिद खान के करीब आ गया था। दोनों रेंजर्स की आंखें आबिद खान पर टिकी हुई थीं, जिसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। दोनों जवान मेहमानों को व्हाइट लाइन सरहदी लकीर तक छोड़ेंगे। कंपनी कमांडर ने अपने जवानों को हुक्म दिया। उन्होंने खान की पीठ पर थपकी दी और मुस्तैद रेंजर्स चल पड़े। तंजीम और तरबियत के मुताबिक जब दोनों जवान 3-4 कदम आगे निकल गए तो नत्था सिंह उनके ताकुब में चल पड़ा। सरहदी लकीर तक उनकी तरतीब बरकरार रही। उस रोज खान को शिद्दत से इस बात का एहसास भी हुआ था कि पहली मर्तबा सरहद उबूर करने के लिए एजेंट के आसाब पत्थर के होने चाहिए। न जाने कहां से एक बेनाम सा खौफ उसमें दर आया था, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप पर काबू पा लिया। उसे खुद पर गुस्सा भी आया कि ऐसे किसी जज्बे ने उस पर गलबा ही क्यों पाया। सरहदी लकीर पर पहुंचकर दोनों रेंजर्स रुक गए। नत्था सिंह एक लम्हे के लिए रुका। उसने मुड़कर खान को मखसूस सिग्नल दिया और आगे बढ़ गया। दोनों रेंजर्स ने अपने करीब से गुजरने पर अपनी राइफलों पर हाथों के मखसूस अंदाज से साइन करते हुए खान को नजर अकीदत पेश की। उनके करीब से गुजरते हुए चंद सानिये के लिए खुद ब खुद खान के कदम रुक गए। उसने चंद लम्हों के लिए रुककर एक नजर अपनी मिट्टी के सरहदी निगहबानों पर डाली। यही थे वो जवान जो यहाँ इसलिए जाग रहे थे कि इस लकीर के पीछे बसने वाले सब लोग सुख की नींद सो सकें। और वो खुद भी तो उस रात के कातिल अंधेरे में जान हथेली पर लिए इसलिए अंगारों पर चल रहा था कि मादरे वतन की मिट्टी का तकद्दुस अजनबी कदमों तले न रौंदा जाए। उसने एक झटके से पेशावर फौजियों की तरह हाथ ऊंचा करके दोनों मुहाफिजों को सलाम किया और नत्था सिंह के ताकुब में आगे बढ़ गया। दोनों सरहदी निगहबान वहीं जमीन पर उकड़ू बैठकर दोनों को उस वक्त तक अंधेरे की चादर में आंखें फाड़ फाड़ कर जाते हुए देखते रहे जब तक कि अंधेरे ने उन्हें अपने दामन में न समेट लिया। अपने मिशन की अजमत के एहसास तफाखुर ने उसके रगो पै में बिजलियां दौड़ा दी थी। वो बेनाम सा खौफ जिसने चंद लम्हे के लिए उस पर तारी होकर उसे उलझन में डाल दिया था, अब काफूर हो चुका था। अब वो अपने और नत्था सिंह गाइड के दरमियान 8-10 कदम का फासला रखकर चीते की तरह चौकन्ना, होशियार और मोहतात होकर बड़े इत्मीनान से चलता चला जा रहा था। उसकी आंखों में समा जाने वाली बरकी रौ अंधेरे की चादर फाड़ कर दूर दूर तक चारों अतराफ का जायजा बड़ी एहतियात से ले रही थी। सफर की नजाकत का एहसास उससे ज्यादा और किसे हो सकता था। अजल की शाहराह पर उठने वाले अपने हर कदम को वो नाप तोल कर जमीन पर इस तरह रखता था कि उसका मुकम्मल बोझ भी धरती पर न पड़े। नत्था सिंह उसके आगे आगे चौकन्ने हिरन की तरह चौकड़ियां भर रहा था। कभी कभी वो रुक कर एक नजर मुड़कर उसकी तरफ देखकर इत्मीनान कर लेता। उन्हें 10-15 मील तक पैदल सफर करना था। उसके अंदाजे के मुताबिक उन लोगों ने बमुश्किल 3-4 मील का रास्ता ही तय किया था कि नत्था सिंह जमीन पर बैठ गया। ये इस बात का इशारा था कि खान रुक जाए, वो उससे किसी मामले में मुशावरत करना चाहता है। खान फौरन झुक गया और झुका झुका ही उसके नजदीक आकर उसके करीबन साथ लगकर बैठ गया। उसने खान के कंधे पर हाथ रखकर सामने की समत इशारा किया। बहुत दूर उसकी उंगलियों की सीध में कभी कभी कोई शोले या चिंगारियां उसे फूटते हुए दिखाई दे रहे थे। आसमान पर कहीं कहीं इक्का दुक्का तारा भी झिलमिलाता हुआ नजर आने लगा। बादल अब फटकर टुकड़ियों की शक्ल में फैल रहा था, लेकिन चांद को बहरहाल उन्होंने अपने दामन में छुपा रखा था। खान ने उसके कान में सरगोशी की, क्या है ये? नत्था सिंह बोला, सामने ढोलनवाल गांव है, यहाँ से करीबन 1.25 किलोमीटर। खान ने अपनी राय पेश की, लोग शायद दिवाली मना रहे हैं।
हम दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। नत्था सिंह उसकी तरफ झुका नहीं। सबसे महफूज रास्ता यही है। दिवाली की वजह से दूसरी तरफ स्पेशल नाके भी लग सकते हैं। वो लोग जानते हैं कि आज बहुत से लोग बॉर्डर तोड़ेंगे। खान ने पूछा, फिर क्या किया जाए? नत्था सिंह ने कहा, मेरा ख्याल है कि सामने खेत में बैठकर थोड़ी देर इंतजार करते हैं। खान ने कहा, ठीक है। नत्था सिंह के साथ वो अभी किसी भी मामले पर जिरह करने की पोजीशन में नहीं था। नत्था सिंह उठकर खड़ा हो गया, जबकि खान अपनी जगह बैठा रहा। नत्था सिंह बड़े मोहतात कदमों पर चलता हुआ उस खेत तक पहुंचा जिसे उन दोनों की जाए पनाह बनना था। अंदर घुसकर उसने हालात का बनज़रे अमीक जायजा लिया और एक कुंजे आफियत ताड़ने के बाद वापस खान के पास पहुंच गया। खान से कुछ फासले पर ही रुककर उसने हाथ के मखसूस इशारे से उसे महफूज सिग्नल दिया और करीब आने का इशारा किया। आबिद खान दबे कदमों चलता हुआ उसके पास पहुंच गया। फिर वो नत्था सिंह के ताक़ुब में खेत में घुस गए। एक जगह कदरे खला देखकर नत्था सिंह ने अपने थैले से चादर निकाल कर बिछा दी। दोनों वहीं बैठ गए। नत्था सिंह ने जेब से बीड़ी का बंडल निकाल कर एक बीड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। क्षमा करना, मैं सफर में रात के वक्त बीड़ी नहीं पीता, आबिद खान ने कहा, और वो सोचने लगा उसने बीड़ी क्यों सुलगाई है, जबकि किसी महफूज मकाम पर पहुंचने से पहले गाइड को सिगरेट नोशी की ममानियत की जाती है। उसने सोचा, कौन परवाह करता है ऐसे ज़ाब्तों की? फिर ये कोई पढ़ा लिखा जासूस तो है नहीं, है तो एक स्मगलर जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। खान ने सोचा और जहन में पैदा होने वाले शुबहात का वहीं गला घोंट दिया। नत्था सिंह ने दोनों हाथों की ओट में बड़ी एहतियात से सर पर पगड़ी का साया करके बीड़ी सुलगाई। उसका बीड़ी सुलगाने का तरीका इतना महफूज था कि आबिद खान के जहन से रहे सहे खदशात भी निकल गए। वो मुतमईन होकर बैठ गया। नत्था सिंह ने बीड़ी का लंबा कश लेकर उसे हाथों में छुपाए हुए कहा, क्षमा करना महाराज जी, हम ऐबी लोग हैं, नशा पानी के बगैर एक कदम नहीं चल सकते। खान ने जवाबी सरगोशी की, कोई बात नहीं। उसने अचानक ही सवाल दाग दिया, आपका शायद पहला मिशन है। आबिद खान ने बड़ी उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो किसी और तरफ देख रहा था। ये सवाल बिल्कुल खिलाफ तवक्को था। वो ज़वाबित की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करने लगा था। खान ने कहा, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो तुम? नत्था सिंह ने शायद उसका मूड पहचान लिया था। बोला, बुरा मत मानना पूरी साहब, हमारा आपका साथ तो अब बड़ा लंबा होगा। ट्रेनिंग की हर बात पर अमल नहीं किया जाता, हमें एक दूसरे को एतमाद में लेना ही पड़ता है। मुमकिन है मैं आपके किसी काम आ सकूं, आपकी कोई मदद कर सकूं। खान ने कहा, बहुत धन्यवादी हूं मैं तुम्हारा नत्था सिंह। खान की सरगोशी खासी तल्ख थी, लेकिन हम दोनों बहरहाल एक मुआहिदे के पाबंद हैं और मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि हम मुआहिदे का एहतराम करें। नत्था सिंह ने कहा, ठीक है महाराज जी, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। बड़ी मक्कारी से उसने बात का पांसा पलट दिया। दोनों तकरीबन आध घंटा खामोश बैठे रहे। खान बोला, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। नत्था सिंह ने कहा, ठीक है पूरी साहब, और वो उठ खड़ा हुआ। दोनों बाहर आ गए। ढोलन वाल की रोशनियां जूं की तू बरकरार थीं। नत्था सिंह किसी सोच में पड़ गया। वो दोनों जंगली घास के एक वसी सिलसिले के बीच खड़े थे जो उनके गिरदा गिर्द मीलों तक फैलता चला गया था। नत्था सिंह ने अचानक ही किसी फैसले पर पहुंचते हुए कहा, मैं जरा हालात का जायजा ले लूं। खान ने बेतकल्लुफी से अपने और उसके दरमियान पैदा होने वाले तनाव को कम करना चाहा। बोला, यार किस चक्कर में पड़ गए हो, हम कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। नत्था सिंह ने कहा, पूरी साहब, आपको मकसद तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसने फैसला कुन लहजे में खान को वार्निंग दी। वाकई वो मकसद तक उसकी इताअत कम से कम इस हद तक करने का पाबंद था कि उसी रास्ते पर सफर करे जिसका इंतखाब नत्था सिंह कर चुका था। खान चुपका हो रहा। नत्था सिंह ने एक बुर्जी की तरफ इशारा किया, तुम यहाँ इस बुर्जी के पास बैठोगे, मैं आध घंटे तक लाजमन वापस आ जाऊंगा। मेरे ख्याल से रात इसी गाँव में गुजार लेते हैं, यहाँ मेरे जोटीदार मौजूद हैं। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर रुक कर खान के नजदीक बैठ गया। एक चक्कर चलाना पड़ेगा, उसने सरगोशी की। खान ने पूछा, क्या? बोला, ढोलनवाल के बाहर ही मेरे यार केसर सिंह की हवेली है। मैं तुम्हारा तारुफ नई पार्टी की हैसियत से करवाऊंगा और उसे बताऊंगा कि हम माल लेकर जिस पार्टी के लिए आए थे वो लोग इट पर नहीं आ सके। इट यानी जहां स्मगलर आपस में मिलाप करके माल का तबादला करते हैं। और उसे बताऊंगा कि मैंने तुम लोगों को राजी कर लिया है कि माल का मामला केसर सिंह से तय कर लें। ये लालच देकर हम उसके पास रात गुजार लेंगे। तुम यूं करो कि मुझे ये अफ्यून दे दो जो तुम्हारे पास है, यही उसे दिखाकर लालच दूंगा और कह देंगे कि बाकी माल सुबह नाके उठने के बाद आदमी लेकर आएगा। सुबह हम उसके बेदार होने से पहले निकल जाएंगे। मैं उसे जरा ज्यादा पिला दूंगा। यूं भी आज दिवाली की रात है ना, उसने पहले भी पी रखी होगी। एक लम्हे के लिए खान ने कुछ सोचा और अपने थैले से अफीम निकाल कर उसे थमा दी। उस लम्हे उसके लिए सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि वो नत्था सिंह की हर हाँ में हाँ मिलाए और बस। नत्था सिंह को गए 10-15 मिनट होने को आए थे और खान की नसें सोचते सोचते
सोचते फटने लगी थी। वो अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका था। बच्चे, ये जो गर्दन के ऊपर कद्दू रखा है ना, जो कुछ है बस इसी में है और इसी से है। वहां तुम्हारे लिए कोई मजलिस आमिला नहीं होगी जिसके साथ मशवरा करके तुम किसी नतीजे पर पहुंच सको। बस तुम होगे बच्चे और अल्लाह की जात। किसी भी नतीजे पर या फैसले पर फौरन पहुंचना होगा और ये तभी मुमकिन है जब तुम्हारे आसाब घबरा कर जवाब न दे जाएं। अपनी जात पर एतमाद और अल्लाह पर भरोसा ही तुम्हारे बेहतरीन हथियार हैं। बूढ़े सूबेदार मेजर ने उसकी रहनुमाई की। उसने बड़बड़ाते हुए नफरत से होंठ सुकेड़े। डबल क्रॉस। दूसरे ही लम्हे वो बिजली किसी फुर्ती से बुर्जी उबूर करके दूसरी तरफ पहुंच चुका था। गांव के खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पर जहां से अभी नत्था सिंह गुजर कर गया था, वो हिरन की तरह कलांचे भरता करीबन आध मील आगे निकल आया था। अगर वो अकेला आया तो ठीक है, वरना उसने सोचा और वहीं दुबक कर बैठ गया। उसकी मुराद जल्द ही बर आई। दूर से आते कदमों की चाप उसके हसास कानों तक बआसानी पहुंच रही थी, लेकिन ये क्या, कदम दो से बहरहाल ज्यादा थे। उसने दांत पीसे। नत्था सिंह गद्दार, डबल क्रॉस। इब्तिदा ही में नामवाफिक हालात ने उसे खौफजदा करने की बजाय उसकी सलाहियतों को जिला बख्शी थी। पहले तो उसने चुपचाप यहाँ से निकल जाने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। वो नत्था सिंह को मुआफ नहीं कर सकता था। आने वाले 3 थे। 2 ने राइफलें उठा रखी थी। उनका ताल्लुक BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से था। तीनों ऑन कार पूरी को तरने वाला जानकर बड़े इत्मीनान से चले आ रहे थे। दिवाली की रात थी और आने वाले दोनों का अंदाज बता रहा था कि वो पिए हुए हैं। नत्था सिंह खान से बमुश्किल 5-6 कदम दूर ही रुक गया। उसने हाथ के इशारे से अपने हमराहियों को उस मखसूस जगह की निशानदही करवाई जहां वो उनके शिकार को बिठा कर आया था। दोनों नत्था सिंह के हाथ पर बारी बारी हाथ मारकर आगे निकल गए। उन्होंने अपनी राइफलों को छुपा लिया था और अब जंगी फॉर्मेशन में बड़ी एहतियात से घास के सिलसिले में घुसकर आगे बढ़ रहे थे। शायद वो चक्कर काट कर अचानक ही पाकिस्तानी जासूस ऑन कार पूरी के सर पर पहुंचना चाहते थे। उनके लंबी घास में घुसते ही खान ने अपनी जगह छोड़ दी। उसकी रगों में अब खून की बजाय नफरत और नत्था सिंह से इंतकाम के शरारे तड़पने लगे थे। अपने कंधे पर रखे परने को उसने बल देकर रस्सी की शक्ल दे ली थी और बिल्ली की तरह बेआवाज पंजों पर चलता नत्था सिंह के सर पर पहुंच गया। नत्था सिंह को खबर तब हुई जब खान ने उसके गले में पीछे से रस्सी डालकर उसे फांसी के फंदे की शक्ल दे दी थी। नत्था सिंह अचानक बौखला कर जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि उसके मुंह से कोई मामूली सी आवाज भी निकलती, रस्सी छोड़कर खान ने बिजली किसी फुर्ती से दोनों हाथों से उसकी गर्दन के गिर्द शिकंजा तान दिया। उसकी तमाम नफरत और इंतकाम उसके हाथों में सिमट आए थे। नत्था सिंह की आंखें फैलकर फटने को आ गईं और खान की आंखों में दहकते अंगारे अपनी इंतहाई शिद्दत को छूने लगे थे। नत्था सिंह तड़पा तिलमिलाया, लेकिन उस गिरफ्त से निजात उनके लिए मुमकिन न थी जो आहनी शिकंजे की तरह उसका गला दबा रही थी। वो बेबस बकरे की तरह डकारता हुआ बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। ये सारा अमल बमुश्किल 3 या 4 मिनट में तकमील को पहुंच गया था। खान ने उसकी गर्दन में गड़ी उंगलियां बाहर खींची और खड़े होकर उसकी पसलियों में ठोकर मारकर अपनी नफरत को तस्कीन दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।